आज हम लोग ऐसे स्टडी टिप्स के बारे में जानेंगे जो साइंटिफिक तो है ही हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, और अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो इन्हेंस होगी, और ना सिर्फ इन्हेंस होगी बल्कि एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डाउन इसीलिए होती है क्योंकि हम ऐसे तरीक़ों पे काम कर रहे होते हैं, या ऐसे तरीके हमने अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लिया होता है, ऐसे पढ़ने के तरीके जो नॉन साइंटिफिक हैं, जो कि प्रूवन नहीं है, ये किसी थ्योरी पे बेस्ड हैं या कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। ठीक है, बल्कि जो एक्चुअल तरीके हैं जिनके लिए हमारा ब्रेन बना हुआ है, कहीं ना कहीं अगर वो तरीके अप्लाई किए जाएँ तो ब्रेन जो है वो अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा। तो उन तरीक़ों को कहीं ना कहीं या तो हम नहीं जान रहे होते हैं या हम ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए, ये हैं डॉक्टर बारबरा ओकले। ये ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और स्टेम एजुकेशन की एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक कोर्स बनाया था लर्निंग हाउ टू लर्न के नाम से। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स था, काफ़ी डॉलर्स उस पर खर्च हुए थे, और वो जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ ऑनलाइन में। मतलब इतना फेमस हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 50-60 कोर्सेज वो काम नहीं कर पाए जो ये अकेला कोर्स कर गया, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो ये इस कोर्स को जब इतना ज़्यादा ऑनलाइन देखा गया तो उसके बाद फिर इसके ऊपर एक किताब भी पब्लिश हुई। ठीक है, ये देखिए, जिसका नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, तो आज हम जिन टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन्हीं कोर्सेज से लिए गए हैं, यानी यही जो कोर्स इन्होंने बनाया था इसी कोर्स से मैंने आपके लिए वो टिप्स निकाले हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे अगर हम फोकस कर लें तो हमारी लर्निंग किस लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि इस छोटे से वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो पहला स्टडी टिप्स ये है, टेक अ ब्रेक। ठीक है, इस पे हमें बात करनी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा ये कि जो हमारी एक बहुत आम आदत होती है प्रोक्रास्टिनेशन की, उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन क्या है। तीसरा कि हमारे लिए स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा कि हमें अपनी ब्रेन पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके साइंटिफिक तरीके क्या हैं। पांचवा ये कि जो हमारी लर्निंग में जो गलत तरीके आ गए हैं उनको हम कैसे सुधारें, और स्पेस लर्निंग और रिवीजन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, सही रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट ये है कि ब्लॉकिंग और इंटरलीविंग, ये दो तरीके हैं पढ़ाई के, इनमें से हम लोग एक को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और लास्ट टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये 7 सेक्शन में ये वीडियो जो है वो डिवाइडेड है। तो हर एक सेक्शन पे आप क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा, जब पहला सेक्शन हो जाए तो उसको फिर नोट करिएगा कि वहाँ पे सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है आपको। ऐसे ही आपके पास 7 पॉइंट्स हो जाने चाहिए इस वीडियो के बाय द एंड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो उसके 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि हम जब किसी क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, तो उसमें हम मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सोचना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन जिस मोड में होता है उसको हम बोलते हैं फोकस्ड मोड। ठीक है, यानी जब हम काफ़ी फोकस्ड होकर किसी एक प्रॉब्लम पे का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तभी हमारा ब्रेन काम कर रहा है। उसके अलावा जब हम रिलैक्स मोड में भी होते हैं, यानी हम नहा रहे हैं या हम सो रहे हैं, ठीक है, हम टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। आमतौर पे हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब काम करते हुए, ऐसा नहीं है। जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन फिर एक दूसरे मोड में होता है, और उस मोड को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज मोड। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज मोड। अब देखिए यहाँ पे 2 मोड्स को यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर्स में। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जब आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं एक ही टाइम पे, कई सारे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे होते हैं, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, कई सारे कनेक्शंस आपके ब्रेन में बनते जा रहे हैं, और जब आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सारा दिमाग लगा रहे हैं, अपने सारा अटेंशन, सारा कंसंट्रेशन वहीं पे लगा रहे होते हैं, तो आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, वहाँ पे ही सारा काम चल रहा होता है। तो ये फोकस्ड मोड होता है और ये आपका डिफ्यूज मोड होता है। ठीक है, तो 2 मोड होते हैं। अब देखिए, अब ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब हम किसी क्वेश्चन में फंस जाएं, कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, काफ़ी देर तक हम परेशान हैं, हमारा टाइम भी जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक लेना चाहिए।
अच्छा, ब्रेक लेकर क्या फ़ायदा होगा? ब्रेक से ये फ़ायदा है कि आपका जो ब्रेन है उसका जो अभी वो फोकस्ड मोड में है तो वो डिफ्यूज़ मोड में चला जाएगा, यानी वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा। तो जब ब्रेन वहाँ से फोकस मोड से डिफ्यूज़ मोड में जाएगा तो आपको भले ही लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन बैक एंड पे आपका जो ब्रेन है वो काम कर रहा है, उस सोल्यूशन पे काम फिर भी कर रहा होता है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट का आप इंटरव्यू पढ़िए तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने नए नए इन्वेंशन करने के लिए ब्रेक्स का सहारा लिया है, यानी वो फोकस मोड से अपने आप को रिलैक्स मोड में या डिफ्यूज मोड में ले गए हैं, स्विच किया है उन्होंने। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमको अपने ब्रेन को फोकस मोड से डिफ्यूज मोड में ले जाना है जब कभी भी हम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं होता है, तो हम उसको क्या करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं कि अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में सबसे लास्ट में रखते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें भी हम डिले करते रहते हैं उसको। ये जो डिले करने की आदत होती है इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब जब हमारा दिमाग जब प्रोक्रास्टिनेट करता है, चीज़ों को डिले करता है, तो एक विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं, ठीक है। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, फिर हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर हमें गिल्ट फील होता है, पैनिक करते हैं, फिर हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, एक्सक्यूजेस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब उस सब्जेक्ट से हम पीछा छुड़ाने के लिए करते हैं कि इसको हमें पढ़ना ना पड़े, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह का टॉर्चर हो रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक पेन फील होता है, एक हिस्सा है हमारे ब्रेन का, इसको बोलते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स, वहाँ पे पेन फील होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है ये बहुत ख़राब हैबिट है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इससे हमें पोमोडोरो टेक्निक बचा सकती है। अब पोमोडोरो जो है वो टोमेटो होता है उसका इटालियन वर्ड है। तो पोमोडोरो क्या है, बेसिकली ये एक पढ़ाई की टेक्निक है कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? सबसे पहली चीज़ है कि आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए। स्टॉप वॉच लेकर आप ऐसे रूम में ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ डिस्ट्रैक्शंस ना हो, अपने मोबाइल फ़ोन्स, बाकी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, उसको जो है वो वाइब्रेशन मोड पर लगा दीजिए या स्लीप मोड पर लगा दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, उस स्टॉप वॉच में 25 मिनट्स का टाइमर लगाना है आपको, ठीक है। 25 मिनट का टाइमर लगाकर आपको अपना कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है उसको पढ़ना शुरू कर देना है। कोई भी टॉपिक उसका सेलेक्ट कर लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि बस 25 मिनट की बात है, ठीक है। 25 मिनट के बाद तो मैं फ्री हो जाऊंगा इस टॉर्चर से, और 25 मिनट तक आपको बैठना है। उसके बाद जैसे ही 25 मिनट के बाद वो आपका स्टॉप वॉच रिंग करेगा, फिर आपको उठ जाना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो एक आपका ये पोमोडोरो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 5 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का भी गैप ले सकते हैं, ठीक है, ब्रेक ले सकते हैं। अब फिर उसके बाद फिर से आपको 25 मिनट उसको पढ़ना है बैठकर, और फिर अपने ब्रेन को यही समझाना है कि बस 25 मिनट की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसा करते करते आप उस सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे दे सकते हैं ईजिली। अच्छा, ये टेक्निक क्यों इतनी इफेक्टिव है? देखिए, इसमें भी हमने आपको पीछे बताया था हमारे ब्रेन के 2 मोड्स होते हैं, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड, और ब्रेक की इंपॉर्टेंस हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखिए वही दोनों मोड्स अप्लाई हो रहे हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन फोकस मोड में चला गया है। उसके बाद जैसे ही आपका जो है वो उस सब्जेक्ट से आपका मन भरने लगेगा या आपका दिल उचाट होने लगेगा, ठीक है, आप बोर होने ही वाले होंगे तो आप ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। और ब्रेक लेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो फोकस मोड से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिफ्यूज मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों मोड में स्विच करके पढ़ाई करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये स्टडीज़ ने हमें बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों मोड्स को स्विच करके पढ़ लेते हैं, और जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं भी था उसको भी हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग को समझाकर पढ़ लेते हैं। देखिए, ये चीज़ तो आप भी अप्लाई करते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और आप बनाते हैं। जैसे आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं, ठीक है, या अपना कोई भी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या अपना कोई मैच देख रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको मम्मी बुला रही हैं कि आप खाना खा लीजिए आके, तो आप क्या बोलते हैं कि मम्मी रुक जाओ, 5 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा करते करते आप आधा 1 घंटा निकाल देते हैं। ऐसे ही तो 5-5 मिनट के लिए जो है वो थोड़ा सा आप स्केप चाहते हैं कि 5 मिनट के लिए बस 5 मिनट की बात है, फिर मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे करते करते आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब हम अपने वहाँ पे ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे हमें मज़ा आ रहा होता है चीज़ों में, तो जिन चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ पे भी हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब वहाँ पे हम बहुत लंबा नहीं बैठेंगे। अगर आप अपने ब्रेन को ये पहले आपसे कह दिया जाए कि आपको ये सब्जेक्ट 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, तो फिर आप नहीं बैठने वाले। फिर आप हो सकता है 15 मिनट भी ना बैठें, 10 मिनट भी ना बैठ पाएँ। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ये समझाएंगे कि बस 15 मिनट 20 मिनट की बात है, 25 मिनट की बात है, उसके बाद तो हमें फ्री हो जाना है इस सब्जेक्ट से, तो अगर आप ये उसको समझा लेंगे तो उतनी देर वो आपको बैठने में हेल्प कर देगा, उतनी देर वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो आपको ऐसे चालाकियां करनी है, अपने ब्रेन के साथ भी खेलना है। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको बोर करते हैं उनको भी आप इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं तो ये टेक्निक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे,
ठीक है। तो ये इस तरह से आप पोमोडोरो साइकिल में पढ़ाई करेंगे तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। चीज़ों को डिले करने की जो हैबिट है उससे ओवरकम कर सकते हैं उसको आप। अब यहाँ पे देखिए एक हैबिट होती है हम लोगों की, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो उनकी जो पढ़ाई का सबसे ज़्यादा पढ़ाई का जो पीरियड होता है, ठीक है, उनकी ज़्यादातर स्टडीज़ कब होती हैं, एग्ज़ाम टाइम पे ही होती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ ऐसे हो सकता है 15 दिन पहले ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी महान लोग होते हैं जो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि आपकी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स गुजरती हैं, ठीक है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो नींद पूरी नहीं हो रही है, रात भर आप जाग रहे हैं, कॉफ़ी की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि या तो आप क्लास में सो रहे होते हैं अगले दिन, ठीक है, या ये एग्ज़ाम चल रहा है या टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें, क्वेश्चंस आप देखते हैं जब टेस्ट पेपर में, तो आपको लगता है कि ये तो मुझे आते थे, मतलब ये तो मैंने पढ़े थे, और पढ़े होते हैं आपने, क्योंकि आप बहुत थोड़ी रिसेंटली ही आपने सारी चीज़ें कवर की होती हैं, तो आपको दिखता है कि ये सब कवर किए हुए हैं। लेकिन आप किसी की स्टार्टिंग भूल जाते हैं, किसी का मिडिल पॉइंट भूल जाते हैं कि बीच में क्या था, किसी की एंडिंग भूल जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि हम स्टार्टिंग भूल जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या हाल होता है हमारा, ये पेपर देखकर हमारा कुछ इस तरह का हाल होता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, बस मुझे कोई ज़रा सी एंडिंग स्टार्टिंग बता दे, ठीक है, स्टार्टिंग की एक लाइन बता दे, ठीक है। ऐसा जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि शुरू का कोई बता दे मुझे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? और ऐसा 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं है, अगर आपने सारी पढ़ाई अपनी अभी की है, हाल ही में की है आपने, तो क्या होगा, हो सकता है अब उसमें से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हों जिसको अटेम्प्ट कर पाएँ, अल्टीमेटली आपकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है। तो ये सब का रीज़न क्या है? अगर आप इस सब का रीज़न समझ जाएंगे तो फिर आप कभी ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए हम बताते हैं आपको क्या रीज़न है। आपका जब ब्रेन लगातार काम करता है, ठीक है, अब आपने तो पढ़ाई की थी, तो उसका आउटपुट आपको क्यों नहीं मिला? आपने तो काफ़ी पढ़ाई की, चलिए अब इस साल भर नहीं पढ़ा तो 1 महीना तो पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ पढ़ा आपने, लेकिन उसका आउटपुट क्यों नहीं मिला? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जब आपका ब्रेन बगैर रिलैक्स हुए, बगैर उसको आराम मिले, लगातार जब वो वर्क करता रहता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ब्रेन के अंदर, वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेन से कब निकलते हैं? जब आप सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, पूरी नींद लेते हैं, ठीक है। जब आपको इनफ स्लीप नहीं मिलती है तो वो वेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। और वेस्ट क्या करता क्या है? वेस्ट आपके मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करता है, जो मेमोरी आपकी होती है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है ब्रेन का, और उससे आप बच नहीं सकते। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है कि आप क्या करें, अपने आप को इनफ स्लीप दें, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें ब्रेन को, ठीक है। जितनी नींद आपके लिए ज़रूरी है उतनी नींद आपको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो वेस्टेज क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, और वेस्टेज बढ़कर वो ड्रैकुला बनकर सबसे पहले उन कनेक्शंस को तोड़ता है जो रीसेंट बने होते हैं, अभी ताज़ा आपने जो पढ़ाई की होती है उनको पहले तोड़ता है। इसीलिए आप वो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं जो आपने अभी पढ़ी होती हैं, ठीक है। पहले की चीज़ें आपको फिर भी याद रहती हैं काफ़ी कुछ, लेकिन अगर अभी आपने एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 रात पहले कुछ पढ़ा होगा तो वो आप पहले भूल जाएंगे, ठीक है। वो उसके भूलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वेस्टेज है आपके ब्रेन का, जो आपको नींद पूरी नहीं होने की वजह से आया है, तो वो ये निकल नहीं पाया है नींद पूरी ना होने की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो ड्रैकुला बनकर आपके उन कनेक्शंस को पहले तोड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग से जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप जब आप सोकर उठते हैं तो बहुत ताज़ा फील करते हैं, बहुत रिलैक्स, बहुत फ्रेश फील करते हैं। उसका रीज़न यही है कि जितना वेस्टेज था वो सब निकल चुका है, ठीक है। और आपकी जो मेमोरी है वो भी फॉर्म होती है। देखिए, जो मेमोरी फॉर्मेशन है, एक स्टडी से देखा गया है कि स्लीप में आपकी मेमोरी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्यों? जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारी आपके कॉन्शियस माइंड में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आराम करते हैं और सोते हैं तो स्लीप के दौरान वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, ठीक है, जिसको आप परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आपकी कॉन्शियस माइंड, और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है आपकी सब कॉन्शियस माइंड। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी कन्वर्ट होगी जब आप पूरी नींद अच्छी तरह से लेंगे। अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो उसको कौन डिस्ट्रॉय कर देगा? अभी हमने पीछे देखा, जो वेस्टेज बन रहा है आपके दिमाग में, ठीक है, तो वो वेस्टेज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आपकी मेमोरी फॉर्म हो ही नहीं पाएगी, यानी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें कितनी नींद लेनी चाहिए? जो 18 ईयर्स से कम है, यानी 11 to 18 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं, उनको कम से कम अपना ये शेड्यूल बना लेना है कि उनको 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, इससे कम नहीं सोना ही नहीं है। 8 से 9 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपका जो वेस्टेज है वो आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर आप 18+ हैं तो आप ये ठान लीजिए कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो स्लीप
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्लीप है आपकी, वो आपका थिंकिंग मोड भी है, ठीक है। यानी जो नींद में आप बहुत सारी चीज़ें, यानी जो प्रॉब्लम आप जागते हुए सॉल्व कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे होते हैं, उसके बाद जब आप सो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन भी सो गया है साथ में और वो उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहा है, वो बैकएंड पे उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सपने में भी लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का, जिसके बारे में वो जागते हुए सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, उस सपने में उनको सोल्यूशन मिल जाता है या सोल्यूशन का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो स्लीप इज़ अ थिंकिंग मोड। तो क्या देखा हमने, दूसरे पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि जो स्लीप है वो हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, ठीक है। स्लीप इसलिए ज़रूरी है कि स्लीप अगर ज़्यादा होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मोर स्लीप, मोर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर रिजल्ट्स। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक्सरसाइज। अब देखिए आप सब कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि ब्रेन पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। मम्मी कहती होंगी बादाम खाओ, ठीक है, दूध पियो, ये सब मतलब डाइटरी चीज़ें भी आपको सजेस्ट की जाती हैं, बहुत सी एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती हैं। लेकिन जो रिसर्च में देखा गया है, जो न्यूरो साइंस की रिसर्च हुई है, उसमें जो देखा गया है वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव तरीका है अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने का, वो एक्सरसाइज है, ठीक है। यानी जब आप अपनी बॉडी को थकाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, वो कार्डियो हो सकती है, वेट लिफ्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि नए न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। नए न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं कहाँ, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो नए न्यूरॉन्स बनेंगे तो क्या होगा, ब्रेन पावर आपकी अल्टीमेटली, यानी दिमाग आपका बढ़ रहा है और ब्रेन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ है, इसकी बार बार जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एमआरआईज के थ्रू इसको प्रूव भी किया है, ठीक है। तो ब्रेन लव द एक्सरसाइज, ठीक है। ब्रेन को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है। तो आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मतलब रोज़ आधा घंटा या 1 घंटे की जॉगिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स कि एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे हम तो हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। अब एक और हमारी बहुत अजीब सी आदत होती है जिसको हम काफ़ी मतलब नेगेटिवली देखते हैं, वो आदत है भूलने की, ठीक है। भूलने की आदत है, जबकि आपको पता होगा कि भूलने की आदत जो है वो नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मतलब आप अपनी तरफ से आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है, कुछ भी नहीं है। भूलने की आदत बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा तो वो कॉन्सेप्ट आप अगले 20 मिनट्स में उसका 42% भूल जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली भूल चुके होंगे, ठीक है। आगे देखें अगर हम तो एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 67% उसका भूल चुके होंगे आप, ठीक है। एक महीने में देखें तो आप 79% भूल चुके होंगे, और 90 डेज में तो सब कुछ पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होंगे आप, ठीक है। तो भूलने की जो आदत है वो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, या इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो ये भूलने की आदत है वो कम हो जाए, ठीक है, हम ज़्यादातर चीज़ों को रिटेन रख सकें। तो उसका सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि हम जो पढ़ाई है वो अपनी स्पेस्ड रेपिटेशन मोड में करें। स्पेस्ड रेपिटेशन मोड क्या है, स्पेस्ड का मतलब ये है कि हम एक टाइम पे ही सारी पूरा, जैसे हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मोशन चैप्टर को एक बार में उठा के ना पढ़ें हम कि अब लेकर बैठे हैं कि आज मुझे खत्म करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करिए, उसको 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और अभी एक सेगमेंट पढ़िए उसका, ठीक है। जैसे आप अभी उसको उठाइए और आप रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले सेगमेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लीजिए, फिर वेलोसिटी और स्पीड पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ग्राफ्स पढ़ लीजिए उसके, ऐसे उसको सेगमेंट में तोड़ लीजिए आप, 4 या 5 सेगमेंट्स में। तो इसको बोलते हैं स्पेस्ड, ठीक है, स्पेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो स्पेस्ड में पढ़ रहे हैं आप, बॉक्सेज आपने बना लिए कि हमने उसको 5 सेगमेंट में तोड़ लिया और हमें ऐसे पढ़ना है किसी भी चैप्टर के बारे में। अब कभी ये मत सोचिए कि हमें एक बार में उसको सारी चीज़ों को खत्म करना है, ठीक है। और जब आप स्पेस्ड जो है वो लर्निंग करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हर एक का रिवीजन प्लान आपका बन जाएगा। रिवीजन टेक्निक का सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने उसको आज पढ़ा, जैसे आपने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, उसके आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सब कुछ किया। अब उसके बाद आप उसको जो पहला रिवीजन आपको करना है, आज आपने जितना कुछ भी पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसका पहला रिवीजन आपको आज ही करना है, ठीक है। आज किसी भी टाइम पे आपको सोने से पहले उसको रिवाइज करना है। अगला रिवीजन उसका तीसरे दिन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला रिवीजन आपको 10वें दिन करना है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट रिवीजन उसी चीज़ का, मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, पहली जो आपने आज जो कुछ पढ़ा है आपने, ठीक है, उसको अगर आपने 5 ब्लॉक में डिवाइड किया या 5 स्टेप में डिवाइड किया तो पहले स्टेप की रिवीजन की बात हो रही है। तो पहले स्टेप का रिवीजन आपको पहले ही दिन करना है, फिर अगला उसी चीज़ का अगला रिवीजन आपको तीसरे दिन, फिर आपको 10वें दिन करना है, उसके बाद आपको 30 डेज के बाद करना है, उसके बाद आखिरी 5वां रिवीजन 90 डेज के बाद करना है। तो ये रिवीजन टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप ये रिवीजन टेक्निक बनाते हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, मतलब मिनिमम इतना तो होना चाहिए और इतना स्पेस्ड होना चाहिए, इतने दिनों बाद आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आप स्पेस लर्निंग करेंगे और उसके साथ साथ रेपिटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। रेपिटेशन में ये रिवीजन टेक्निक आपको उसका अच्छा इफेक्टिव रेपिटेशन जो है वो करवाएगी, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करें तो इससे क्या होगा, जब स्पेस लर्निंग हम करेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगी। जब चीज़ें रिटेन नहीं रहती उसी को तो भूलना बोलते हैं, ठीक है। जब रिटेनिंग पावर हमारी कम हो जाती है तो हम बोलते हैं भूलने की आदत बढ़ गई है। तो भूलने की आदत को कम करके हम रिटेनिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पेस्ड एंड रेपिटेशन मेथड से, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि हमें क्या करना है, हमें स्टडी स्मार्टर नॉट लॉन्गर, ठीक है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी ज़रूरी है, ठीक। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाई करते हैं वो, ठीक है, साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो उनका आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है उनके सामने लड़का उनसे मतलब अगर उन्होंने 10 घंटे पढ़ाई की है या 16 घंटे पढ़ाई की है तो दूसरा लड़का उनके सामने 4 या 5 घंटे 6 घंटे पढ़कर ही उनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उनसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मतलब आप स्टडी हार्ड तो कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट तरीके अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। तो आपको स्मार्टर बनना है आज के टाइम पे, ठीक है। आगे जाना है अगर आपको दूसरों से, तो आपको लंबी स्टडी करने की उतना फ़ायदा शायद ना मिले। अगर आप स्मार्ट तरीके, स्मार्ट टेक्निक्स आपको डेवलप करें पढ़ने के लिए, तो आपके ब्रेन पे स्ट्रेन भी कम आएगा, आपको प्रेशर भी कम आएगा आपके ऊपर, ठीक है, और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि हम कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं और वो स्टडी इफेक्टिव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगला क्या टिप्स है आपके लिए? अगली टिप्स ये है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी एक आदत होती है कि हम ब्लॉक्स में पढ़ाई करते हैं। ब्लॉक्स में क्या, जैसे हमने मान लीजिए फिजिक्स उठाई तो हम 3 घंटे 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हमने केमिस्ट्री उठाई तो 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर मैथ्स उठाई तो मैथ्स 3 घंटे पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉक टेक्निक्स। ब्लॉक टेक्निक्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। इसी से मोनोटोनी भी आने लगती है, बोर्डम भी आ जाता है, हम बोर होने लगते हैं। इससे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इस एक ब्लॉक में जो आप फिजिक्स पढ़ रहे थे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और पहले पार्ट में आप फिजिक्स पढ़िए, दूसरे पार्ट में केमिस्ट्री, तीसरे पार्ट में आप मैथ्स या कोई भी और सब्जेक्ट जो भी पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आप 1-1 घंटे का 3 आपने बना लिया, ठीक है। तो 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया आपने कि 1 घंटा, हम 3 घंटे फिजिक्स पढ़ने से अच्छा है 1 घंटा फिजिक्स पढ़िए, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है, मैथ्स पढ़िए, बायो पढ़िए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरलीविंग मेथड, ठीक है, इंटरलीव्ड मेथड। तो इंटरलीव्ड मेथड में क्या होता है, चीज़ों को मिक्स करके पढ़िए। ऐसा नहीं एक चीज़ उठाई आपने बस एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक है। चीज़ों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो मोनोटनी नहीं आएगी और आपका ब्रेन जो है वो दोनों को, मतलब हर एक सब्जेक्ट को इफेक्टिवली कैप्चर करेगा, ठीक है, उस पर ध्यान दे पाएगा। तो आगे चलते हैं। तो ये क्या करना है हमें, यहाँ से हमने क्या सीखा कि चीज़ों को हमें मिक्स करके पढ़ना है, ठीक है। एक ब्लॉक में एक बार में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एक बार में अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उसकी जगह पे हमें 3 या 4 सब्जेक्ट्स को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या सीखा हमने यहाँ पे कि हमें स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम में स्टडी करनी है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें रिलेटेड है। पोमोडोरो टेक्निक में यही बताया गया आपको कि आपको 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अब आप ज़रूरी नहीं है उसी चीज़ को कंटिन्यू करें। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई टॉपिक उठाए आपने, अब वो टॉपिक 25 मिनट्स में नहीं खत्म हो रहा है तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है आपको, वहीं पर उसको छोड़ देना है, ठीक है। आप 25 मिनट के बाद आप उसको लीव करिए, अगली बार फिर आपको वहीं पढ़ना है। और इस पर स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जब आप ऐसे पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ अधूरी छोड़ देते हैं तो वो और ज़्यादा आपके दिमाग में बैठने लगती है, इफेक्टिवली काम करने लगती है। आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स मोड में भी जब आप होते हैं तो भी, यानी डिफ्यूज़ मोड में जब वो होता है तब भी उसके बारे में सोच रहा होता है। तो इस पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोबारा जब स्टार्ट करेंगे फिर से आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 25 मिनट्स होने वाले हैं और अभी आपने उसको स्टार्ट किया तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब मान लीजिए आप स्टार्ट कर चुके थे और बस वो ख़त्म होने वाला है और आपका जो अलार्म है वो बच गया, तो आपको लगता है कि 2, 3, 4, 5 मिनट अगर हम और दे दें तो ये हम फिनिश कर लेंगे, तो आप फिनिश भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 25 मिनट्स में उठ ही जाना है। आप 2, 4, 5 मिनट इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है, एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो चीज़ों को मिक्स करके पढ़ना है और स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम में पढ़ना है, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाँ, जो सब लास्ट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो टेस्ट। एक स्टडी कराई गई थी करीब 40 कंट्रीज़ में, उसमें ये देखा गया कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या बहुत ज़्यादा IQ वाले बच्चे हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं। तो देखा गया कि उन बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं जो टेस्ट ज़्यादा देते हैं। ठीक है, यानी वो ना वो बहुत IQ वाले बच्चे हैं, ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा दिन रात रिवीजन ही करते रहने वाले बच्चे हैं। वो क्या है, वो ज़्यादा टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि हमें टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अच्छा, टेस्ट देना है तो टेस्ट कैसा होना चाहिए, इस पर भी जो है वो स्टडी हुई कि टेस्ट भी वैसा ही होना चाहिए जैसा टेस्ट आप एक्चुअल में एग्जाम में फेस करने वाले हैं, यानी उसमें डिफिकल्टी लेवल भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो, ईजी आते हैं तो ईजी भी हो, डिफिकल्ट भी हो, ठीक है, इन सबका मिक्सचर आता है तो पूरा वैसे ही पेपर हो। ठीक है, और सिर्फ पेपर ही नहीं बल्कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जिस एटमॉस्फेयर में बैठकर आप दे रहे हैं पेपर, जैसा आपको वहाँ मिलने वाला है एक्चुअल एग्जाम में, वैसे ही एनवायरनमेंट को आप अपने यहाँ क्रिएट करिए। ठीक है, जहाँ पे भी आप घर पे दे रहे हैं तो ऐसे ही रूम को सेलेक्ट करिए, जहाँ पे अगर वहाँ AC नहीं होनी है तो यहाँ पे भी AC बंद करिए, खाली फैन में दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ फ़ैन भी हो सकता है बंद मिले, कभी लाइट चली जाए, तो आप ऐसी भी सिचुएशन में भी पेपर देने की कोशिश कीजिए। जब फ़ैन बंद है तब देखिए आपकी एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, उसके बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। और लोग टेस्ट से क्यों डरते हैं, बच्चे टेस्ट से इसलिए डरते हैं कि उनको जब वो रिवीजन कर रहे होते हैं तो उसमें वो स्टडी सॉलिड नहीं हो पा रही होती, उनको ये पता नहीं होता है कि ये टॉपिक हमारा कितना अच्छा तैयार हो गया है। वो तभी पता चलता है जब अपने आप को टेस्ट करते हैं आप। तो टेस्ट से जो डर है आपका, वो आप निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप घर में, जैसे आप मान लीजिए आप एक टॉपिक आपने तैयार किया, मान लीजिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तैयार किया, या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये तैयार किया आपने, तो अब आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, उससे रिलेटेड आप 5 या 10 क्वेश्चंस नोट कीजिए, एक पेपर बनाइए, खुद बनाइए। ठीक है, और उसको पूरी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली उसको अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद देखिए आपने कितनी गलतियां की, तो तब आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छे से आता है। अदरवाइज आप उसके 10 रिवीजन भी कर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, अगर आपने अपने आप को टेस्ट नहीं किया है। तो अगर आप खुद को टेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से जो फियर है टेस्ट के लिए वो निकल जाएगा, एग्जाम्स के लिए जो फियर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टेस्ट इज़ द की। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपकी सॉलिड स्टडी नहीं हो रही है। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फिर आप खुद सोचेंगे कि फिर मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, मैंने तो बहुत रिवीजन किया था, मल्टीपल रिवीजन्स किए थे। ठीक है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस तब है जब आप उसके साथ टेस्ट को इंक्लूड करें। ठीक है, और ये गलत नहीं होगा कहना कि टेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। ठीक है, टेस्ट से अच्छा कोई रिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो और हमें जब पढ़ना भी है, जब हम मतलब पढ़ाई का भी हमें तरीका होता है कि हम आवर्स मतलब घंटे डिवाइड कर लेते हैं कि मैंने जो है वो आधा घंटा ये पढ़ना है, या 1 घंटा मैंने आज पढ़ा, मैंने 4 घंटे आज पढ़े। इस तरह मत, अपना जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं या आप जो फीडबैक लिख रहे हैं शाम को कि आपने आज पूरे दिन क्या किया है, तो उसमें आप ये लिखिए कि आपने आज, ये मत लिखिए कि कितने घंटे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ये लिखिए कि आपने किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है आपने। तो टॉपिक वाइज मेंशन होना चाहिए कि आपने फिजिक्स में फोर्स कर लिया है, ठीक है, मैथ्स में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली, उसका कौन सा हिस्सा कर लिया है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने क्या कर लिया है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको वहाँ पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है, इसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और क्या आपने उस टॉपिक का टेस्ट दिया है या नहीं है। अगर आपने उस टॉपिक को तैयार करने के बाद उसका टेस्ट दिया है तो ही आप समझिए कि वो सॉलिड है आपका। उसके आगे लिखिए कि हाँ मैं सॉलिडली तैयार है, या कितना % तैयार है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो टॉपिक आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन वो आपको कितना % इफेक्टिवली तैयार हुआ है ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे प्रॉपरली टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट देंगे, ठीक है, और रिवीजन टेक्निक को फॉलो करेंगे उस तरह से, तो फिर वो टॉपिक आपका मतलब इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर आप कभी नहीं भूलेंगे आप उसको। ठीक है, तो ये कुछ जो तरीके हमने देखे 7 मेथड्स है, इनको ध्यान रखिएगा। 7 टिप्स हैं। ठीक है, ये आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी स्टडी में रहती हैं उन सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो क्या है, हम एक बार ब्रीफ कर देते हैं आपको कि हमें ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस को हमने देखा कि अपने जब भी हम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाए तो हमें ब्रेक लेना है। ठीक है, स्लीप की इंपॉर्टेंस को हमने देखा कि सोना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अच्छी स्लीप लेना, पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वेस्टेज बनेगा और वो मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होने देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप परेशान रहेंगे, पढ़ेंगे भी और आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि हम कैसे जो इन टेक्निक सब्जेक्ट से उनको मिक्स करके कैसे पढ़ें। ब्लॉकिंग मेथड को हमें छोड़ना है, इंटरलीव्ड मेथड को अपनाना है हमें। ठीक है, स्पेस्ड और रेपिटेशन मेथड को अपनाना है हमें। ठीक है, एक्सरसाइज करनी है हमको। ठीक है, एक्सरसाइज ज़रूरी है ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट से अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, हम डिले कर रहे हैं, उसे हमें पसंद नहीं है, तो उसे हमें पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करनी है हमें उसमें। ठीक है, और पोमोडोरो टेक्निक जो है वो आप उसको हर एक
अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो 25 से 5 की जगह आप 30 से 5 कर सकते हैं। आप हर अपना खुद से बना सकते हैं इसको, ठीक है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इतनी देर पढ़ना है। 50-10 भी होता है, तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना फोकस मोड से डिफ्यूज मोड में ले जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे, उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।